Hello student, good morning. Welcome to VPIC online classes, my dear student. Today we will read the chapter number 14 fuels, the remaining part. फ्यूल्स में हम लोगों ने पेट्रोल एंड डीजल, सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पढ़ी थी और फ्यूल फॉर ट्रेन्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स यानी गैर नवीनीकरण ईंधन, यानी ऐसे ईंधन जिनका एक बार यूज करने के बाद हम इन्हें पुनः यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ना जल्दी इन्हें हम बना सकते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो गैर नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत होते हैं ये प्राप्त किए जाते हैं पृथ्वी से, किसमें? सॉलिड यानी ठोस में, लिक्विड द्रव में एंड गैस में, ठीक है, यानी ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कोल यानी कोयला, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड कंसीडर्ड, ये जाने जाते हैं फॉसिल्स फ्यूल के रूप में। किसमें? फॉसिल्स फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन के रूप में, क्योंकि दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द बरीड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि ये मिलते हैं या प्राप्त किए जाते हैं या बनते हैं। कैसे बनते हैं? पौधे और जंतुओं के बहुत समय तक दफन रहने से, दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जो लाखों साल पहले रहते थे। यानी ये जो आपके कोल है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है, इन्हें जीवाश्म ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पौधों के और जीवों के अंश को लाखों सालों, सैकड़ों सालों तक जमीन में दफन रहने के बाद उन्हीं से ये बनते हैं, इसलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधन कहते हैं। फर्स्ट है आपका पेट्रोलियम। तो क्रूड आल्सो कॉल्ड पेट्रोलियम, ये जो क्रूड ऑयल होता है इसे हम पेट्रोल या पेट्रोलियम भी कहते हैं। इज द ओनली, या केवल ऐसा नॉन रिन्यूएबल फ्यूल है जो कि नेचुरल यानी प्राकृतिक तरीके से लिक्विड रूप में पाया जाता है। यानी यही एक पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम है जो कि हमें लिक्विड रूप में मिलता है, यानी नेचर में ये प्राकृतिक रूप से लिक्विड ही रहता है, ठीक है, ये ठोस या गैस में नहीं मिलता है। क्रूड ऑयल इज ए फॉसिल फ्यूल, ये क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम भी आपका जीवाश्म ईंधन है। दैट एग्जिस्ट्स इन लिक्विड फॉर्म, जो कि आपको प्राप्त होता है लिक्विड अवस्था में बना रहता है, इन अंडरग्राउंड पूल्स, जमीनी भूमिगत नीचे, और बिटवीन अथवा छोटे बिटवीन बीच में, किनके बीच में? इन टिनी स्पेस विद सेडिमेंट्री रॉक, यानी जो अवसादी चट्टाने होती हैं उनके बीच में जो स्पेस रहता है उनमें ये बहा करता है। आफ्टर क्रूड ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से इस क्रूड ऑयल को प्राप्त करने के बाद इट इज रिफाइंड, इसे शुद्ध किया जाता है। वेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्रूड ऑयल आर सेपरेटेड, और इससे अलग अलग क्रूड ऑयल के पार्ट्स छाटे जाते हैं जो कि इंटू यूजेबल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और इनका अन्य उपयोगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रूप में इन्हें अलग कर लिया जाता है। यानी हम जो जमीन से प्राप्त करते हैं वो क्रूड ऑयल होता है, और उस क्रूड ऑयल से अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राप्त किए जाते हैं। ये क्रूड ऑयल इज प्रोसेस्ड, इसे प्रोसेस होता है टू मेक, क्या बनाने के लिए? गैसोलीन, डीजल और हीटिंग ऑयल, ठीक है। इससे क्या कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें? गैसोलीन, डीजल फ्यूल और हीटिंग ऑयल, ये कई प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। कोल इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बिकॉज इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। देखिए कोल, अब दूसरा आपका हो गया कोल। कोल यानी कोयला। कोयला आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है क्योंकि ये भी लाखों सैकड़ों साल का समय लेता है बनने के लिए। कोल कंटेन्स द एनर्जी स्टोर्ड बाय प्लांट्स दैट लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो इन मार्सी फॉरेस्ट। यानी कोल जो एक कोयला होता है इसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड होती है, किसके द्वारा? बाय प्लांट्स, पौधों के द्वारा। दैट लिव्ड हंड्रेड ऑफ मिलियंस ईयर्स एगो, जो लाखों सैकड़ों साल पहले कहते हैं, यानी लाखों सैकड़ों साल पहले जो प्लांट थे उनमें ये एनर्जी स्टोर्ड होती है, वही स्टोर्ड एनर्जी आपकी कोल में मिलती है। इन मार्सी फॉरेस्ट, मार्सी मतलब दलदली जंगलों में, यानी यहाँ दलदली भूमि पाई जाती है, जहाँ दलदली वाली जगह रहती है वहां पर। दीज प्लांट्स वर कवर्ड बाई लेयर्स ऑफ वेजिटेशन, ये पौधे क्या है? विभिन्न प्रकार की वेजिटेशन यानी वनस्पतियां जो होती हैं, अगल बगल के जो पौधे होते हैं उनके लेयर से ढके रहते हैं। डर्ट, मिट्टी से ढके रहते हैं, रॉक्स, चट्टानों से, लाखों सालों तक। यानी लाखों सालों तक ये पौधे क्या होते हैं? चट्टानों के नीचे, मिट्टी के नीचे और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नीचे दबे रहते हैं। और फिर जमीन का जो, भूमि के अंदर का जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है और हीट, जो गर्मी होती है, उससे ये जो लेयर्स होती हैं
ये अबव टर्न द प्लांट इनटू ए सब्सटेंसेस, इनको एक पदार्थ में बदल देती हैं जिसे हम कोल के रूप में जानते हैं, कोयला। कोल इज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज, ये घरेलू कार्यों के लिए भी यूज होता है और फैक्ट्रियों में भी यूज होता है। वेयर इट इज यूज एज फ्यूल टू पावर प्लांट, जो कि आपके पावर प्लांट्स होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, कोयले का प्रयोग। टाइप्स ऑफ कोयल, अब देखिए कोयले के कई प्रकार होते हैं। कोयल्स कैन बी यानी 4 मेन टाइप्स, ये केवल 4 भागों प्रकार में होता है, यानी इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? दे आर एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, सब ब्यूटिमिनस कोयला और लिग्नाइट। यानी कौन से 4 टाइप हो गए कोल के? तो आपके एक कोल का टाइप पहला है एंथ्रेसाइट कोल, ब्यूटिमिनस कोल्स और सब बिटुमिनस कोल और लिग्नाइट, यानी ये 4 प्रकार के कोल होते हैं। और इनकी कैटेगरी डिपेंड करती है ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड कोल, यानी ये जो कोयला है इसमें किस कोयले में कार्बन की कितनी मात्रा है उसी के आधार पर इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया जाता है और कितनी एनर्जी ये प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए जिसमें कार्बन अधिक होगा वो कोयला सबसे अच्छा होता है और उसमें सबसे ज्यादा ऊष्मा होती है। और सबसे अच्छा कोयला आपका क्या है? एंथ्रेसाइट कोयला, इसमें 90% आपका कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट आपका नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस भी आपकी लाखों सैकड़ों साल पहले जो प्लांट्स और एनिमल नष्ट हो जाते थे तो वो काफी उनकी लेयर बन जाती थी, और ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते थे ये बालू के साथ और चट्टानों के साथ मिक्स हो जाते थे, और ओवर टाइम समय बीतने के बाद ये लेयर जो होती थी ये दफन हो जाती थी किसके नीचे? बालू के नीचे, सिल्ट चट्टानों के नीचे। प्रेशर एंड हीट कन्वर्टेड देम इनटू कोल, और दबाव और जो भूमि के अंदर जो दाब था और जो उष्मा थी उससे क्या होते थे? ये कोल में बदल जाते थे। सम इनटू पेट्रोलियम, अब इसमें से कुछ कोल तो पेट्रोलियम में, कुछ नेचुरल गैस में, और कुछ स्थानों पे ये नेचुरल गैस में मूव्ड हो जाते थे, जो कि लार्ज क्रैक्स एंड स्पेस बिटवीन रॉक्स, जो कि किससे मिलते थे हमें? चट्टानों में जो बड़ी बड़ी परतें पड़ जाती, जो दरार हो जाती हैं, उनसे ये गैस गर्मी वाली, उष्मा वाली निकलती थी। तो नेचुरल गैस इज आल्सो फाउंड इन टिनी स्पेसेस विद इन रॉक लाइक सैंडस्टोन एंड अदर टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इन कोल। यानी ये जो नेचुरल गैस है हमें कहाँ मिलती है? छोटे छोटे जगहों पर जो कि चट्टानों के बीच में होते हैं, जैसे शैल, यानी शैल जो पत्थर होते हैं, आपके सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर जो होते हैं, जो अन्य और अवसादी चट्टानें होती हैं, उनके बीच से ये नेचुरल गैस हमें मिलती है। तो आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में कौन कौन से हो गए? आपके पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस, ये आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जिन्हें हम बार बार प्राप्त नहीं करते हैं, इनको बनने में काफी लाखों सैकड़ों समय लगता है। अब नेक्स्ट आपका आता है रिन्यूएबल सोर्सेज। तो रिन्यूएबल फ्यूल्स में वो होते हैं जिन्हें हम अक्सर जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेते हैं या जल्दी इन्हें बना लिया जाता है। तो व्हेन ऑर्गेनिक मैटर लाइक डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल रोड्स इट प्रोड्यूस बायोगैस। जब ऑर्गेनिक मैटर यानी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपके डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट, जैसे पौधों के मरे हुए अवशेष हैं या जंतुओं के मरे हुए अवशेष होते हैं, इट प्रोड्यूसेस बायोगैस, इनसे बायोगैस बनती है। बायोगैस इज आल्सो कॉल्ड डीप ग्रीन एनर्जी, इसे हम गहरी हरी ऊर्जा भी कहते हैं। बायोगैस इज मेड सोलली फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, यह केवल कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनती है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल फॉर्मेशन प्रोसेस, और इसको जो निर्मित की जाती है कई प्राकृतिक तरीकों से निर्मित की जाती है। फॉर्म वेस्ट, जैसे खेतों के लिए मैन्योर खाद के रूप में, प्लांट मैटर यानी जो पौधे के लिए बहुत बड़े प्लांट के जो पौधों के पदार्थ होते हैं, सेवज यानी आपके जो सीवर टैंक होते हैं, और बायोमैस जहां पर आपका गोबर इकट्ठा होता है, इन जगहों से प्राप्त इसे किया जाता है। बायोगैस इज मेड इन लार्ज कंटेनर्स कॉल्ड डाइजेस्टर, ये बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में बनाई जाती है जिसे डाइजेस्टर कहते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं फिगर में, ये आपका डाइजेस्टर है। दिस बायोगैस कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पज, ये बायोगैस बहुत कार्यों के लिए यूज की जाती है, जैसे इट प्रोवाइड्स अ क्लीन इजिली कंट्रोल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये बहुत एक साफ स्वच्छ और आसानी से रिन्यूएबल सोर्स की एनर्जी होती है। एंड रिक्वायर्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस, और इससे बहुत ही कम मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है। इस बायोगैस का हम यूज कैसे करते हैं? देखिए, लाइट होम्स एंड बिल्डिंग, घरों में और इमारतों को प्रकाश करने के लिए, प्रकाश दिलाने के लिए। कुक
एज विद प्रोपेन, प्रोपेन के रूप में खाना पकाने में बायोगैस का इस्तेमाल होता है। रन जनरेटर एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटरों को चलाने के लिए और बिजली बनाने के लिए भी आपकी बायोगैस का भी यूज होने लगा है। एंड पावर कंबंशन इंजन, और इंजनों को, जो शक्तिशाली इंजन होते हैं उनको चलाने में भी बायोगैस का यूज होता है। सम एडवांटेज ऑफ बायोगैस आर एज फॉलो। अब देखिए नीचे कुछ इन बायोगैस के लाभ भी दिए गए हैं, जैसे इट जनरेट्स लेस पोल्यूशन कंपेरेटिवली। तुलनात्मक रूप से अगर आप देखिए तो पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस की तुलना में इससे कम पोल्यूशन उत्पन्न होता है बायोगैस से। द रॉ मटेरियल यूज्ड आर दैट इन फॉर्म ऑफ सेवेज एंड वेस्ट प्रोडक्ट। अब जो आपके घर के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यानी जो व्यर्थ के कूड़ा करकट होता है, या सीवर टैंक का जो सेवेज होता है, ये सब क्या होता है, इनका यूज किया जाता है कच्चे रूप में, यानी इनका उपयोग भी हो जाता है बायोगैस को बनाने में। प्रोड्यूसिंग बायोगैस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, और बायोगैस बनाने में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। इट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैन्योर विच कैन रिप्लेस केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो रासायनिक उर्वरकों का रूप, रासायनिक उर्वरक जो उपयोग किए जाते हैं खेतों में, हम उनकी जगह पर इस ऑर्गेनिक मैन्योर यानी इस कार्बनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। इट आल्सो लीड्स इम्प्रूवमेंट इन सैनिटाइजेशन हाइजीन, और ये स्वस्थकारी भी होता है और इसको बढ़ोतरी भी देता है। यानी कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनकी जगह हम ऑर्गेनिक इस खाद को यूज कर सकते हैं, जो कि बायोगैस होती है। पोल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग फ्यूल्स। अब देखिए, ये ईंधनों को जलाने के कारण जो पोल्यूशन उत्पन्न होता है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। मोस्ट फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न टू जनरेट एनर्जी। अधिकतर जीवाश्म ईंधन, जैसे मैंने आपको बताया, पेट्रोल है, कोयला है, नेचुरल गैस है, इन सबको जलाया जाता है किसके लिए? जनरेट एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। गैसेज रिलीज्ड बाय द बर्निंग एंड कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड ईटीसी। अब देखिए, जो गैसें जलती हैं बर्निंग करने के बाद, यानी आपके जो ईंधन जलाए जाते हैं, उन ईंधन को जलाने के बाद जो गैस निकलती है, और कंबक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, और जो जीवाश्म ईंधन होता है, इसमें क्या क्या शामिल रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस शामिल होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस शामिल होती है, और सल्फर ऑक्साइड के साथ साथ कुछ अन्य गैसें भी शामिल होती हैं। द गैसेज रिलीज इनटू एयर बाय बर्निंग दिस फ्यूल्स। अब ईंधनों को जलाने के द्वारा ये जो गैसेज होती है किसमें मिक्स हो जाती हैं? आपके वायु में मिक्स हो जाती हैं। इट टर्न कॉजेज एयर एंड वाटर पोल्यूशन, और यही आपके एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन का कारण होते हैं। जैसे इन द एयर दीज गैसेस बिकम हार्मफुल सब्सटेंसेस। आपको पता है कि ये जो विषैली गैसें होती है, जो ईंधन जलाने के बाद बनती हैं, ये बहुत ही हार्मफुल होती हैं और ये एयर में मिक्स हो जाती हैं। विच कैन बी इनहेल्ड एंड कैन आल्सो मिक्स विद फॉलिंग रेन टू फॉर्म एसिड रेन। और ये क्या होती हैं? ये जो हानिकारक तत्व होते हैं इन गैसों में, ये जब बारिश होती है तो उनमें मिक्स हो जाते हैं, और इसे ही हम एसिड रेन के रूप में जानते हैं। यानी आप जिसे बोलते हैं कि तेजाब वाली बारिश, जिसमें सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो ये विषैली गैसों के पदार्थ जो होते हैं, जो इस बारिश में मिल जाते हैं, जो कि एयर में रहती है, उसी को हम एसिड रेन कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर आल्सो पोल्यूटेंट्स व्हेन स्पिलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, ये जीवाश्म ईंधन होते हैं, ये हानिकारक होते हैं, प्रदूषक होते हैं, जब इन्हें ट्रांसपोर्ट करते समय एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। लीकेज ऑफ दिस फ्यूल्स occurs while mining and drilling as well, though the occurrence are rare। देखिए, इन फ्यूल्स का लीकेज जब हो जाता है तो वे occurs घटित हो जाता है जब इन्हें खदानों से निकाला जाता है या खोदा जाता है। तो इस समय इन विषैली गैसों का लीक भी हो जाता है, जिसके कारण ये बहुत ही दुर्लभ तरीका होता है। लेकिन व्हेन दे लीक, जब ये लीक होती तो दे कॉज सिकनेस, ये बीमारी का कारण हो जाती हैं। ड्यू टू एक्सपोजर टू लीक्ड फॉसिल फ्यूल, यानी ये फॉसिल फ्यूल जो जीवाश्म ईंधन निकाले जाते हैं खदानों से, इनके द्वारा कई बीमारियां भी उत्पन्न होती है। इसलिए खदानों में काम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ही सेफ्टी बरतनी होती है। तो आज हमने अपने बुक में क्या क्या पढ़ा है? फ्यूल्स में हम लोगों ने पढ़ा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल में अब क्या क्या था? पेट्रोल था, कोल था और नेचुरल गैस थी, जो कि लाखों सैकड़ों सालों में बनती है, इसलिए नॉन रिन्यूएबल होती है, यानी इसे गैर नवीनीकरण कहते हैं। इन्हें हम दोबारा बार बार नहीं बना सकते हैं। और नेक्स्ट आपका रिन्यूएबल फ्यूल, यानी जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं, जैसे बायोगैस होती है। ठीक है, अब हम कंप्लीट करते हैं बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।
तो फर्स्ट है डैश इज ए नेचुरल गैस विच रिमेन्स क्लियर, ऑर्डरलेस एंड नॉन कॉर्सिव अंडर प्रेशर। यानी ऐसी नेचुरल गैस जो बिल्कुल रंगहीन, गंधहीन और साफ होती है, तो उसे हम बोलते हैं सीएनजी। क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं सीएनजी गैस। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सीएनजी गैस। ओके, नेक्स्ट है आपका मोस्ट ट्रेन्स है, तो अधिकतर ट्रेनों में क्या होता है? डीजल लोकोमोटिव इंजन होता है। क्या होता है? डीजल लोकोमोटिव इंजन होता है। आई स्पेशल पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल यूज टू पावर एयरक्राफ्ट, यानी जो आपके वायु में तो एयरप्लेन भी होते हैं, लेकिन कुछ एयरक्राफ्ट भी होते हैं जिनमें एक विशेष प्रकार का पेट्रोलियम ईंधन यूज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं एविएशन फ्यूल। AVIATION, एविएशन यानी विमान वाला ईंधन। Dash is one of the reason that train travels is more energy efficient and more economical than air travel। यानी ऐसा कौन सा कारण है जिसके द्वारा आपके जो वायु परिवहन होता है उसकी तुलना में ट्रेन परिवहन बहुत ही कम, बहुत एनर्जी की दृष्टि से बहुत ही हमारे लिए अच्छा होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें डीजल फ्यूल यूज किया जाता है। DIESEL डीजल फ्यूल, DIESEL डीजल और फ्यूल, FUEL फ्यूल। ओके, नेक्स्ट है डैश आर सोर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कौन से सोर्सेज होते हैं जो सॉलिड यानी ठोस, द्रव और गैस के रूप में पृथ्वी के नीचे से प्राप्त किए जाते हैं? तो वो होते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। यहाँ आपका स्पेस कम है तो मैं ऊपर से लिख के दे रही हूँ, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, फिर अब आपको गिव टू एग्जांपल्स देने हैं, यानी कौन से दो? तो रिन्यूएबल सोर्सेज का मैंने आपको बताया था, एक होता है आपका सोलर, एक होता है आपका सोलर एनर्जी, यानी जो सूर्य के द्वारा मिलती है, भी तो ये भी रिन्यूएबल होती है भाई। सूर्य आपका जीवन भर रहेगा, आप इससे ऊर्जा इसकी बनती रहती है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे भी समय सोलर लाइटों का यूज बहुत होता है। और दूसरा है आपका बायोगैस, जो कि मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया था, बायोगैस। नेक्स्ट आपका नॉन रिन्यूएबल में पेट्रोलियम होता है। फर्स्ट तो आपका क्या होता है? पेट्रोलियम, और सेकेंड आप कोल लिख सकते हैं, COL कोल। तीसरा है कोल। कोल के दो एग्जाम्पल, तो कोल के दो होते हैं, एक होता है कोल तार, ओके, COL कोल तार, और दूसरा होता है कोल गैस। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट कौन से होते हैं? तो फर्स्ट होता है गैसोलीन, एक होता है गैसोलीन और एक होता है डीजल। डीजल भी आपका पेट्रोलियम का ही वो होता है। नेक्स्ट आपका T फॉर ट्रू, I फॉर फॉल्स, यानी सही जहां पर होगा वहां आपको T लिखना है और गलत जहां होगा वहां आपको लिखना है। तो क्रूड ऑयल होता है, इसे पेट्रोलियम भी कहते हैं, जो केवल एक ऐसा नॉन रिन्यूएबल फ्यूल है जो कि प्रकृति में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि द्रव अवस्था में पेट्रोलियम पाया जाता है, तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट, कोल इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बिकॉज इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। बिल्कुल सही है, आपका कोयला नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है क्योंकि इसे बनने में लाखों सैकड़ों सालों का समय लगता है, तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट है आपका कि कोल इज यूज फॉर डोमेस्टिक एंड ऑल्सो इन फैक्ट्री वेयर इट इज यूज एज फ्यूल टू पावर प्लांट। यानी कोल का यूज हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी करते हैं और साथ ही फैक्ट्रियों में भी इसका यूज किया जाता है, पावर प्लांट में, तो ये भी आपका ट्रू है। पेट्रोलियम कैन बी एंथ्रासाइड, ब्यूटिमिनस, सब बिटुमिनस या लिग्नाइट। बिल्कुल गलत है, पेट्रोलियम नहीं होगा, इसकी जगह क्या होता है? कोल के ये 4 प्रकार होते हैं, ये कोल के 4 टाइप होते हैं, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट, तो ये आपका फॉल्स है। लास्ट है आपका नेचुरल गैस इज आल्सो फाइंड। नेचुरल गैस भी बहुत छोटे छोटे स्पेस में पाई जाती है, जो कि चट्टानों में, जैसे सैल है आपकी सैंडस्टोन यानी बलुका पत्थर है, या जो अन्य और सारी चट्टानें होती हैं इनके बीच में पाई जाती है, तो ये आपका ट्रू है। तो ये आपकी बुक एक्सरसाइज थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड रीड दिस चैप्टर अगेन एंड फिल योर बुक एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो।